जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और आप लोग मुझे डिफेंस उस्ताद के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो भाई, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात हमारी फोकस रहेगी CAPF AC 2025 के ऊपर, लेकिन इसमें भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करेंगे, यानी कि हम पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रीवियस जो मैंने एक लेक्चर कवर किया था उसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में डिटेल्स बारे में बताया था, लेकिन आज का फोकस सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पर होगा। इसमें जो मेजर हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा पेपर 1 में यूज होने वाली सारी बुक लिस्ट का। पेपर 1 के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या पैटर्न रहता है, बुक लिस्ट क्या रहेगी, आपके स्टडी के सोर्सेज क्या रहेंगे, पेपर 1 का सिलेबस क्या रहता है और उसको कैसे कवर करना होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, हम लोगों ने चीता CAPF AC 2025 बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। 7 महीने का 7 महीने का ये बैच है जो कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और हमारे एग्जाम यानी कि 3 अगस्त 2025 तक चलेगा। 7 महीने का बैच है, बहुत लंबा कमिटमेंट है, बहुत लंबा डिसिप्लिन चाहिए। सबको पता है कि UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है वो आपका साल में एक बार होता है ना, वंस इन अ ईयर होता है। CDS या बाकी एग्जाम्स की तरह 2 बार नहीं होता। तो इसमें फोकस ज्यादा चाहिए होता है, डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए होता है, कमिटमेंट ज्यादा चाहिए होता है। और पेपर 2 का जो कंपोनेंट इसका आ जाता है वो भाई हमारा बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो उसको वही 2-3 महीने में करना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि अगर मैं पेपर 1 की या बात करूं, पेपर 2 की तो चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। पेपर 1 की बात करूं तो इवन पेपर 1 के अगर आप लेवल को देखेंगे जो कि CAPF AC 2024 में पूछा गया, तो वो जो लेवल था हमारा, वो लेवल भी बहुत बहुत अच्छा गया। वो लेवल हमारा एकदम टॉप नॉच था। टॉप नॉच कहने का मतलब ये है कि भाई UPSC ने लोगों के लिए उसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया था। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके गए थे वो लोग भी क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाए हैं पेपर 1 में। और हम सबको पता है कि भाई जब तक पेपर 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स को आप लोग क्रॉस नहीं करते हैं तब तक पेपर 2 का तो कोई सेंस बनता ही नहीं बनता है, ओवरऑल मेरिट के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता है अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ पेपर 1 का नहीं निकाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 आप लोगों का गोल है। उससे पहले प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने एस्पिरेंट सर्कल में इस वीडियो को आप लोग सर्कुलेट कीजिए सो दैट उनको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज हो जाए और हमारा चैनल जो है वो भी ग्रो करने लगे। ठीक है। चलो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जिन लोगों को पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, पहले मैं वो बता देता हूँ, छोटा सा ब्रीफ है बस 1-2 मिनट का। देखो भाई, इस पेपर को कहते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें 2 सेक्शंस आ जाते हैं। एक तो भाई हमारा GK वाला पोर्शन आ जाता है और दूसरा जो है वो क्वांट से रिलेटेड यानी कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन इस पूरे पेपर की रहती है 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स रहते हैं। 125 क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 250 मार्क्स पर क्वेश्चन। आपको 2 दिए जाते हैं जिसमें भी निगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आपने गलत कर दिया है क्वेश्चन आपका तो फिर आपकी 1/3 की जो मार्किंग निगेटिव मार्किंग होती है जो UPSC के सभी एग्जाम्स में स्टैंडर्ड फॉलो की जाती है वो वही रहता है, यानी कि 0.66 मार्क्स आपके पर रॉन्ग क्वेश्चन पे हटा दिए जाते हैं। ठीक है। ये था भाई एक बेसिक सा भाई हमारा पैटर्न। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें और उनमें एवरेज नंबर की जो क्वेश्चंस है उनकी बात करते हैं, तो देखो भाई, पॉलिटी में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं 12 से लेके 15। हालांकि इस बार जो क्वेश्चंस है वो आपके 5 to 6 ही पूछे गए थे, यानी कि ट्रेंड से हटके थोड़ी सी चीज हुई। ठीक है। क्यों हुई थी, क्या हुआ था, क्या क्या सोर्सेज वगैरह हमें चाहिए इसको कवर करने के लिए, ये हम अभी कवर करेंगे। पॉलिटी में यूजुअली मैं CDS के लेक्चर्स की बात बताऊं, CDS में जो लेक्चर्स है, पॉलिटी में हमारे अराउंड 10 से 12 लेक्चर CDS में चले जाते हैं। बट क्योंकि भाई यहाँ पर लेवल अप बहुत ज्यादा हुआ है, चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से करवाई जाएंगी, तो फिर पॉलिटी के लिए हम CAPF के बैच में अराउंड 15 से 20 लेक्चर्स के बीच में कहीं कंडक्ट करेंगे। एग्जैक्ट नंबर्स अभी पता पाना मुश्किल है क्योंकि जो हमारे स्टडी मटेरियल होता है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करता जाता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई मैंने पहले से स्टडी मटेरियल बना के प्रिपेयर कर लिया, साल 2 साल 3 साल पहले का चल रहा है, नहीं। हर अटेम्प्ट में स्टडी मटेरियल हमारा इवॉल्व होता है क्योंकि UPSC आपकी ट्रेंड्स को बदलता रहता है ना।
यूपीएससी ट्रेंड्स बदलता रहता है, नई नई चीजें आती जाती है, तो भाई उनको तो फिर हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ना, उनको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो भाई पॉलिटी में 15 से लेके 20 हमारे लेक्चर्स आराम से चले जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें 9 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बार भी अराउंड 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीडीएस के लिए अगेन इकोनॉमिक्स के हमारे अराउंड 9 to 10 लेक्चर्स होते हैं, जो कि आराम से 15 से 20 की रेंज में यहाँ पर भी चले जाएंगे, क्योंकि भाई इस बार जो एडिशन है वो मैक्रो माइक्रो और पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज का भी रहेगा, जो कि इसके सॉरी मैक्रो माइक्रो के साथ साथ इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का भी रहेगा, जो कि हम थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी की बात करें, इसमें कुछ खास चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पूरा सिलेबस है ऑलरेडी मैंने रिवाइज कर लिया। तो 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी भाई आपके ज्योग्राफी के अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें टोटल हमारे 24 लेक्चर्स होते हैं। हो सकता है एडिशन हो जाए, हो सकता है कि ये लेक्चर्स आपके सीएपीएफ के लिए 30 के आसपास, शायद अगर कंटेंट एडिशन किया तो फिर मैं बढ़ा सकता हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में पिछली बार भी हमने जो पढ़ाया था सारे के सारे क्वेश्चन सीडीएस में भी और सीएपीएफ में भी वहीं से आए थे। सीडीएस में तो भाई 19 में से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंटेंट में से ही आए। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के भी अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन थे, 20 के आसपास नहीं, 60-70 के आसपास क्वेश्चन थे, थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखा गया था। यहाँ पर 3 सेक्शंस आ जाते हैं, एंशियंट का आ जाता है, मेडिवल का आ जाता है और मॉडर्न का आ जाता है। ठीक है, इसमें भी एटलीस्ट 15 से लेके 20 लेक्चर्स जो है वो हमें कवर करने हैं, वो हमें देने हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है वही हिस्ट्री, है ना। और हिस्ट्री को आप एग्जाम्पल्स में अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, और उसकी जो वास्टनेस है वो कहाँ कहाँ तक जा सकती है, कितना एक्सटेंट उसका जा सकता है, प्लस हमें कितना कवर करना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो टोटल क्वेश्चन आपके 30 के आसपास आते हैं, लेकिन इस बार शायद 19 से लेके 20 के बीच में आए थे। यानी कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस का डिक्रीमेंट हुआ था, 5-5 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि बायोलॉजी में जो 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच में ही पूछे गए थे। लेकिन ये कभी भी रिबाउंड कर सकता है ना। और फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इसकी भी जो है पर सब्जेक्ट के हमारे 5 to 7 लेक्चर्स हमें कवर करने ही करने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम इसकी अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा ही इसमें हम टॉप स्कोर कर सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं कि भाई ये आपको फुल स्कोर दिला सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से 27-28 आप आराम से अच्छे से करेक्ट करके आ सकते हो। इतना डीप लेवल का इसमें नहीं पूछा जाता, ना तो सीडीएस में और ना ही सीएपीएफ में। ये लेवल यहाँ पर दोनों का बराबर आ जाता है। ठीक है, छोटे मोटे एक तो करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। फिर अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स भी हमारे पीरियडिक रहेंगे। वैसे तो वीकली शीट्स आती हैं करंट अफेयर्स, है ना, वीकली शीट्स जो है वो मैं जारी करता हूँ, और वीकली करंट अफेयर्स जो है उनके लेक्चर्स को भी मैं कवर करता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के थ्रू भी हो जाएगा, और बाकी कुछ पर्सनलाइज सेशन भी रखे जाएंगे, वो भी हमारे होते जाएंगे। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग की भी सेम चीज है, 12 से 15 क्वेश्चन क्वांट में पूछे जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, क्वांट में अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो रीजनिंग है हमारी, रीजनिंग में अराउंड 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार में ट्रेंड आपका तकरीबन यही रहा था। हमने एस्टिमेट किया था पिछली बार कि हम 30 डेज में इसको कवर कर लेंगे, बट आर्यन जो मेरे मैथ्स टीचर हैं उन्होंने बोला कि भाई सर ऐसी बात है कि 30 डेज में इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं इसको इन डेप्थ तरीके से कवर करना चाहता हूँ। तो 30 डेज की जगह हमने अराउंड 50 डेज लिए थे, और 50 डेज में हमने इसको पूरा कवर किया था। ठीक है, बैच की स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करेंगे, बैच की स्टार्टिंग में ही आपकी क्वांट की और रीजनिंग की क्लासेस पैरेलल चलेंगी। क्वांट की और रीजनिंग की क्लासेस शाम को होती है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर हम उनको खत्म करेंगे, मैक्सिमम 2 महीना भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन आपका पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन जो है क्वांट और रीजनिंग का हम लोग खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप एक तरफ से निश्चित हो जाओगे कि भाई हमारा ये पोर्शन खत्म हो चुका है। साइमल्टेनियसली आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी दूसरी वाली क्लासेस चलती रहेंगी, यानी कि जीके और इंग्लिश वाली पेपर 2 वाली क्लासेस जो है वो आपकी चलती रहेंगी, और ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम पैटर्न आता है जो कि हमारा पेपर 1 में फॉलो किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। रफली कुछ ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में कम और ज्यादा हर बार ट्रेंड शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कट ऑफ की बात करूं, 2022 का जो कट ऑफ है जनरल के लिए, वो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स पेपर 1 में 250 में से 135 नंबर आपको स्कोर करना था। अगर आप ये स्कोर करेंगे तभी आपका पेपर 2 है वो चेक होगा, और ओवरऑल आपका जो कट ऑफ है वो देखा जाएगा, है ना। तो भाई ये तो आपका 2022 में हुआ।
2023 में ये जो नंबर है ये आपका 118 यानी कि 118 पे पहुंच गया और ओवरऑल कट ऑफ 196 पे। सिमिलरली 90-100 के बीच में आसपास जो है पेपर वन का कट ऑफ हमारा CAPF AC 2024 का रहा है। एग्जैक्ट प्रोजेक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए हम आसानी से ये कह सकते हैं इट वाज समवेयर बियॉन्ड 92, 98 और 99, इतने के आसपास जनरल कैटेगरी का जो है वो कट ऑफ गया। देखिए ये बेसिक सी चीजें कट ऑफ वाली जो हम सबको पता होनी चाहिए, और इसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए CAPF के लिए जरूरी होती है ना। देखो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ ये इवन CDS वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल। जो CDS वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 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 उनको क्या करना पड़ता है कि उनको थोड़ा सा सिलेक्टिव जाना पड़ता है यहाँ पे। वो ऐसा नहीं, जो CAPF का लेवल का है वो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर CAPF आपका एम है तो आप आराम से कर सकते हो, CDS निकल जाएगा आपका, GK वाला पोर्शन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप CDS के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो ले आऊंगा जनवरी में या फिर बाद में 2-4 हफ्ते बाद में। उसके लिए आपको जो है वो इस लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन बुक्स को रेफर कर भी रहे हैं तो उसमें आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है ना। तो देखो अभी पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में हालांकि 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इस बार मात्र आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए। 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो फिर एक चिंता वाली बात आ जाती है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस पॉलिटी का है वो हमें कवर करना है। तो देखो वो तो करना ही करना है ना। यूपीएससी आपसे ये नहीं कह रही है, यूपीएससी आपसे ये नहीं कह रही है कि भाई मैं इस बार मैंने 6 क्वेश्चन दिए तो अगली बार भी 6 होंगे। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन एक एवरेज के तौर पे जो अभी तक का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से आप 10 से 12 क्वेश्चंस का एवरेज लेके चलिए, और 10 से 12 क्वेश्चंस पॉलिटी में इजीली डील किए जा सकते। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए 7th एडिशन जो M लक्ष्मीकांत का है उसको रेफर करो। 7th एडिशन क्यों, पहले वाले एडिशन क्यों नहीं? क्योंकि 7th एडिशन में नए चैप्टर्स का हुआ है एडिशन। कुछ नए चैप्टर्स कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, उनको कंसेप्चुअल चैप्टर्स को ऐड किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए पढ़ना। देखो भाई अगर आप यहाँ बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला जो पार्ट है ये तो हमें कवर करना ही होता है। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। इसको ना आपको नॉर्मली पॉलिटी के साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कवर कीजिए 3rd चैप्टर पे ये कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नया एडिशन है। सैलिएंट फीचर्स कवर कीजिए, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरी को करिए। फिर आते हैं सिटीजनशिप पे, फंडामेंटल राइट्स पे, DPSP पे आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, ये भी एक नया एडिशन है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फिर हमारा आ जाता है पार्ट 2, पार्लियामेंट्री सिस्टम करना है आपको। ठीक है, फेडरल सिस्टम करना है, सेंटर स्टेट रिलेशन करने हैं, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 3 पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करता है। इसमें प्रेसिडेंट को कवर करना है, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटीज, पार्लियामेंट की पूरी चीजें आ जाती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पूछा जाता है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है। उसके बाद कंज्यूमर सॉरी उसके बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं आता है ना। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो अगेन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर कमीशन से, लोक अदालत और बाकी कोर्ट से, लोकल गवर्नमेंट पे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज के बारे में पूछा जाता है, यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, UPSC, SPSC, फाइनेंस कमीशन आ जाता है। उसके बाद में भाई आपका ये GST काउंसिल हो गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBCs आ जाता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्पेशल ऑफिसर आ जाता है, CAG का ऑफिस है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस आ जाती है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नया एडिशन है आपका। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नीति आयोग है, NHRC है, SHRC है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC, CVC, CBI
और उसके बाद भाई आपका लोकपाल और लोकायुक्त, एनआईए आ जाता है, एनडीएमए आ जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ नए एडिशंस भी हैं, है ना। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस में देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विसेज, और ये जितना भी आपको पोर्शन आ रहा है इसमें से आपको पढ़ना पड़ता है सिलेक्टिव। आप सोच रहे हैं कि भाई सर क्या क्या बता रहे हैं, जैसे कि भाई ये नई चीज है भाई हमारी, नई चीज में हमारा क्या आ जाता है, नई चीज में भाई हमारा ये आ जाता है इंपॉर्टेंट कुछ केसेस आ जाते हैं, है ना। ये जजमेंट्स एंड डॉक्ट्रिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जितने भी आपके जजमेंट्स यहाँ कवर किए गए हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं, अगर आप जाके प्रीवियस एग्जाम में देखोगे तो भाई यहाँ से पूछा जा रहा है। अब आप सोचोगे कि सर इतना सारा है तो कैसे पढ़ना है, तो बिलीव मी ये जितने भी हमारे 92 से लेके 100 के आसपास चैप्टर्स आ रहे हैं ये आपको सारे नहीं पढ़ने पड़ते, है ना, सारे नहीं कवर करने। मैक्सिमम कैंडिडेट्स गलती यही करते हैं, उनको ये लगता है कि 7-8 महीने हैं तो भाई जीरो से स्टार्ट हो जाओ। जीरो से स्टार्ट होना है मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, लेकिन उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स नहीं कवर करने होते। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका कंटेंट क्या है, आपका टारगेट कंटेंट क्या है, जो कि CMPF-AC 2025 के लिए है। जब हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारा टारगेट कंटेंट इन द सेंस कि हम किस सोर्स को फॉलो करने जा रहे हैं, इस केस में हम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं, तो जब सोर्स हमने डिसाइड कर लिया, कंटेंट हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद इस कंटेंट का हम परसेंटेज देखते हैं, यानी कि इस कंटेंट के अंदर की कितनी चीजें हमें कवर करनी है, हाउ मच ऑफ द कंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड बाय अस। कितना करना है भाई आपका, सारे के सारे 600-700 पेज करने हैं, ये पूरे 800 तो 804 है नहीं, इसमें 50% से भी कम का कंटेंट है वो आपको कवर करना होता है। और देखो सीधी सी बात मैं बताऊं, दो चीजों से पता चलता है। पहला तो ये कि या तो आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया हो एग्जाम का, आपने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाया है, कैटेगराइज किया है, पॉलिटी के क्वेश्चन अलग उठाए हैं, सारा सिलेबस आपने कवर किया है, तब आपको पता चलता है, मतलब आप रिपीटर, आप रिपीटर हैं, आप तभी इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। एक फ्रेशर के तौर पे इतना इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करना पड़ता है ना, तभी तो पता चलता है ना कि कौन सा क्वेश्चन हमारा किस पर्टिकुलर टॉपिक से बिलोंग कर रहा है ना। तो फ्रेशर्स के लिए एक सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, वो सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ कि आप लीजिए किसी की मेंटरशिप। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए आप मेंटरशिप लीजिए, किसी का कोर्स लीजिए, किसी का बैच लीजिए। जैसे कि डिफेंस तो आपका भाई हमसे बेटर मेरे ख्याल से तो नहीं कोई पढ़ा पाएगा आपको, ठीक है, बड़े बड़े नाम तो नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। उस तरह की पर्सनलाइज अटेंशन हम लोग देते हैं, बैच साइज जो हम छोटा रखते हैं, है ना, कि वो कोई आपको ये पर मिल पाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। बैच साइज छोटा रखने का एक सिंपल सा रीजन जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि कंटिन्यूसली आपके जो पेपर 2 के असाइनमेंट्स है उनका एवोल्यूशन करना पड़ेगा। और बिलीव मी जब बैच साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका एवोल्यूशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा, है ना, वो उतने लिमिटेड बच्चों पर ही हो पाता है। तो भाई आप लोग पहले आइए, सीट सिक्योर कीजिए और उस बैच को 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसको ज्वाइन कर, है ना। तो बिगिनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है, इवन हमारे कुछ ऐसे रिपीटर्स आ जाते हैं जो ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि भाई हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। हमें जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ रहे हैं कि उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं, कहीं हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको पता चलती है एक्सपर्ट गाइडेंस में, जो कि डिफेंस स्टाफ जैसी जगह पर मिलता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा सोर्स 1 पॉलिटी के लिए। अब इसमें जैसे कि अब एग्जांपल देख लो भाई, इस बार आपका क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो है वो अलग हटके आ रहे हैं। लाइक कमीशन और कमेटीज के बारे में पूछा गया है, जो जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। ये हमारा कोर पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटी के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, या फिर पॉलिटी की ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है जो कि आपकी लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली नहीं दी गई है, मतलब लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी ये लोग जा रहे हैं, तो ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज पर आ जाते हैं, दूसरे सोर्स की बात करें तो ये है हमारी क्लास 11th की और क्लास 12th की बुक्स, है ना। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, इनमें से पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में काफी ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दूसरा सोर्स होगा जिसको हम लोग अपनी स्लाइड्स में, अपने कंटेंट में एडिशन करेंगे। इससे पहले अभी तक हम हार्डकोर तरीके से लक्ष्मीकांत को फॉलो करते आ रहे थे, बट बिलीव मी हर बार यूपीएससी मुझे सरप्राइज कर देता है। हालांकि कंटेंट बहुत आता है जो हम पूछते हैं, लेकिन अगेन
क्योंकि यूपीएससी जब अपना पैटर्न चेंज करता है, जब वो ट्रेंड्स में कुछ बदलाव लेके आता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि भाई आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हम भी प्रिपरेशन उस प्रकार से करें और बच्चे जो इनरोल कर रहे हैं वो भी प्रिपरेशन उसी को फॉलो करते हुए करें, क्योंकि भाई हमें हमेशा बेटर करते जाना है, हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जो ट्रेंड आपके सामने आते जा रहा है, प्रिपरेशन को मॉडिफाइड उसी के हिसाब से करना है। तो भाई ये जो आपके बुक्स है आप इनको भी रेफर कर सकते हो, बट अगेन यहाँ से भी आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना होता है। मैं जितनी भी बुक्स बता रहा हूँ सब में से आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो। इवन सिविल सर्विसेज में भी वही बंदा सफल होता है जो कि सिलेक्टिव स्टडी करता है। किसी भी एग्जाम में बंदा वही सफल होगा जो सिलेक्टिव स्टडी करे। ठीक है, अब पॉलिटी को एक साइड रखते हैं, बाकी के 10-12 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के अंडर में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले उठाइए क्लास 11 की टेक्स्ट बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट पॉलिसीज और एक्सपीरियंस के बारे में बताया है 1947 से लेके 90 तक में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ देखनी पड़ती हैं। कॉलोनियल रूल के दौरान कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। फिर 1950 से लेकर 1990s की बात करते हैं, 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, और हमारी ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाती है। फिर एलपीजी के रिफॉर्म्स आ जाते हैं, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। वो हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, यूनिट 3 में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद करंट चैलेंजेस आ जाते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के सामने है, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन और बाकी इश्यूज से रिलेटेड, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये सबके सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 का जो मेजर कंटेंट है वो भाई यहीं से निकल के सामने आता है। तो ये तो भाई सबसे पहले हमें कवर करनी ही करनी है, एक बैकग्राउंड, एक आइडिया अच्छा खासा लेना है। 4-5 क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे। फिर हम आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जनरली सभी टीचर्स छोड़ने को बोलते हैं कि भाई ये छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एनालिटिकल पोर्शन ज्यादा आ जाता है, मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा आ जाता है। पिछली बार मैंने भी ये सजेस्ट किया था कि भाई आप इसको छोड़ दो, बट इस बार मैं इसको छोड़ने का सजेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ देखो भाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सीडीएस में क्वेश्चन आया था, डिमांड कर्व के बारे में आपका सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में पूछा जा सकता है, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, भाई पूरा चैप्टर आ गया भाई हमारा। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें टच एंड गो करना है, हमें छू के वापस जाना है, यानी कि हमें यहाँ के जो टॉपिक्स है उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे मतलब खो जाओ, है ना। तो इसलिए हमें बस कुछ कुछ यूजफुल चीजें हैं उनको निकालना है और फिर उसके बाद में उनको पढ़ना है। ऐसा फ्रेशर मेरे ख्याल से शायद आप ये चीज गॉज आउट नहीं कर पाओगे कि इसमें से कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाए। ठीक है, तो वो सिलेक्टिव करना है जो कि आपको डिफेंस स्टाफ के चीता बैच में मिलेगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई हमें पूरा कवर करना होता है ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की पूरी चीजें आ जाती हैं, मनी एंड बैंकिंग का सब कुछ आ जाता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी वाली चीजें हैं, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी चीजें भाई हमने ऑलरेडी कंटेंट में डाली हुई है। यानी कि ये तो भाई फुल तरीके से हमें कवर करना ही करना है। क्वेश्चंस को देखिए, ये भाई हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये मनी और बैंकिंग भाई हमारा आ गया है ना, और मॉनेटरी पॉलिसी भाई कहाँ था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वगैरह, ये सब आपके आ जाते हैं, है ना, ये सब इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद में रिटेल कोर इन्फ्लेशन के बारे में देखिए, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है और ये आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, तो भाई इसके साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये था भाई सोर्स 1। अब इसी में सोर्स 2 की बात करें तो रमेश सिंह आ जाती है। इंडियन इकोनॉमी की बुक है भाई, काफी अच्छे ऑथर है, इनकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक से बेटर कुछ भी नहीं है। तो देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो तो भाई कोर उनको ही फॉलो करो, अगर ये पढ़ रहे हो तो फिर इनको टोटली फॉलो करो। आप दोनों कर सकते हो, आपको लगता है आपके पास टाइम है 24 घंटे आपके पास प्रिपरेशन के लिए, आप दोनों को करिए, क्योंकि हमारे बैचेस में हमने दोनों को कंबाइंड कर रखा है। हमने कंटेंट एनसीईआरटी से भी लिया है और हमने कंटेंट जो है वो रमेश सिंह के जो बुक है उससे भी लिया है। ऐसा नहीं है ना कि भाई आप सिर्फ एक कंटेंट पे टिक के बैठे हुए हो, नहीं, एनसीईआरटी से तो आता ही आता है, वो तो मस्ट है करना, लेकिन रमेश सिंह ने भी इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है, बहुत सिलेक्टिव कंटेंट दे रखा है,
320+ चैप्टर है भाई इनके, है ना। तो भाई वो तो हमें करने ही करने हैं। तो ये सारा का सारा कंटेंट भाई आपका यहाँ से आ जाएगा। रमेश सिंह भी आप रेफर कर सकते हो। अब उसके बाद में ये तो भाई हमारा इकोनॉमिक्स वाला चीज होगी, है ना। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ज्योग्राफी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये लगता है कि हमें क्लास 6 या फिर 7 की जो ज्योग्राफी है वहां से उठाना स्टार्ट कर देना चाहिए कंटेंट को। गलत कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर। क्लास 6 में 7 में बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का होता है, उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। क्लास 8 और 9th 10th के लेवल को भी मैं पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप डायरेक्ट क्लास 11 से स्टार्ट कीजिए। अनटिल एंड अनलेस आपको ज्योग्राफी का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, जो कि आपको आता है। आपने क्लास 10 तक ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको उतनी ज्योग्राफी समझ में आती है कि आप क्लास 10 की ज्योग्राफी को बस एक बार रिवाइज कर लो। ज्यादा आपको लग रहा है तो आप क्लास 9th और 10th की ज्योग्राफी उठाइए और उसको एक बार रिवाइज करो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट उठाना। ये आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ बताएगा। इंडिया की लोकेशन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि हमारा जो रिवर सिस्टम है, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल आ जाता है, नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स आ जाते हैं, कॉसेस आ जाते हैं, कुछ एडिशनल आपके चैप्टर्स आ जाते हैं लाइक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वो क्लास 9-10 से कीजिए। इसके साथ साथ आपका 2-3 चैप्टर्स और आ जाते हैं जो कि क्लास 9-10 में दे रखे हैं, आप उनको वहां से कवर कीजिए। वो जब वो कवर हो जाते हैं प्लस ये कवर हो जाता है, फिर आप जाइए क्लास 11 की दूसरी बुक पे, दैट इज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, इससे बेटर सोर्स कुछ भी नहीं होगा। मेरा पूरा का पूरा कंटेंट जो ज्योग्राफी का है वो यहीं से है। एंड बिलीव मी, इस कंटेंट के बेसिस पे ही 19 में से 18 क्वेश्चंस CDS 2024 में पूछे गए थे बैच में से, डायरेक्ट विद प्रूफ मैंने डाले हुए हैं, वीडियोस एंड रील्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ओशंस का, कॉन्टिनेंट्स और का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड फॉर्म्स पे आ जाइए, जियोमॉर्फोलॉजी पे, मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। फिर क्लाइमेट की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, जैसे जियोस्ट्रॉपिक विंड्स का क्वेश्चन आया था, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर यानी कि ओशनोग्राफी पे आएंगे, है ना। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात करेंगे। ये करना जरूरी है, इसको आंख बंद करके पूरा का पूरा कर लो, इसमें कुछ भी नहीं छोड़, ठीक है। फर्दर फिर हम क्लास 12 पे आएंगे और वहां फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक उठाएंगे। इसमें हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा पूरा कंटेंट मिलेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा, बाहर से कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी भी हो सकता है कि इच्छा आपकी जाग रही हो कि भाई 2-4 महीने अभी एग्जाम में बाकी हैं और कंटेंट कवर करना है। 2 बुक्स और बता देता हूँ। पहली तो आ जाती है इंडिया के लिए माजिद हुसैन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि जो कंटेंट आपको लगता है कि आपका छूट गया था, वैसे तो क्या है, माजिद हुसैन में एनसीईआरटी को ही थोड़ा सा रिफाइंड करके रखा है ना। इसमें एनसीईआरटी को रिफाइंड करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को और ऐड करके डाला गया है। तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसको 100% फॉलो करें तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करने का मन है तो गो थ्रू इट वंस अगेन। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कीजिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी कीजिए, ये 2 बुक्स आपके काम में आ जाएंगी, आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी सॉर्ट आउट हो जाए। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री पे। अब देखो ज्योग्राफी का खेल यहाँ पर भी रहेगा। सबसे पहले थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 करेंगे, क्लास 12 की भाई नोटबुक है ये। ब्रिक्स ब्रीड एंड ब्रांड ब्रीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, वैदिक एरा आ जाती है भाई, किनशिप, कासल एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि ये हमारा पूरा एशियंट का पार्ट हैंडल करती है। आप इसको पूरा कवर कीजिए क्योंकि इस बार क्वेश्चंस यहाँ के बीच बीच में से आ रहे हैं, है ना। फिर आप पार्ट 2 पे आ जाइए जो कि हमारा मेडिवल के साथ डील करता है, ठीक है। 10th to 17th सेंचुरी आ गया, 8th to 18th सेंचुरी भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस आ गए, विजयनगर किंगडम आ गया, पेजेंट जमींदास और स्टेट आ गए, किंग एंड क्रॉनिकल्स लाइक मुगल एम्पायर और बाकी की जो किंगडम्स है उनके बारे में आ जाता है। ये भी पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए। विजयनगर एम्पायर में अब्दुल रजाक वाला क्वेश्चन आया था कि भाई वहां पर कौन से फूड यूज होते हैं, तो इमेजिन करो वो यहीं से आया था, ठीक है। फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो भाई थीम का जो 3rd पार्ट है ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ डील करता है। कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, रेबल्स एंड द राज,
कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहीं से जो है वो हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये 3 किताबें तो आपको करनी करनी है, इन 3 पुस्तकों को अच्छे से कवर करना है। इसके बाद और भी एडिशनल कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है ना। ये तीनों तो आपने पढ़ ली। अब उसके अलावा आप या तो ये तीनों कर रहे हैं, या फिर आप ये दोनों बुक्स भी कर सकते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट है पूनम दलाल दहिया की 2 बुक्स हैं, एक तो है एंशिएंट और मेडिवल इंडिया, दूसरी आ जाती है मॉडर्न इंडिया। ये दोनों बुक्स आप कर लीजिए, मामला सॉर्ट है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको आप वर्ड टू वर्ड रीड करिए, सब कुछ पढ़िए, इसमें क्वेश्चंस करिए, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, विपिन चंद्र भी कर सकते हो। पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करता, सिविल सर्विसेज वालों के लिए है, आप लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है, सीडीएस वालों के लिए, सीएपीएफ वालों के लिए इसको करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो वी विल मूव ऑन, हम बात करेंगे तमिलनाडु बोर्ड की। ये जो दोनों बुक्स हैं आपकी, ये आ जाती हैं तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th की बुक्स। ठीक है, क्लास 11th की 12th की इस बार बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए, यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन आते। क्लास 11th की बात कर लो भाई, सब कुछ आपका जो है वो भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो क्लास 11th की बुक करनी है यहाँ पर, और क्लास 12th की जो बुक है वो भी आप लोगों को करनी ही करनी है। क्लास 12th में भाई हमारा पूरा मॉडर्न वाला पार्ट आ जाता है, और क्लास 11th वाला जो है हमारा, उसमें पूरा का पूरा एशियंट और मेडिवल वाला पार्ट आ जाता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप थीम्स 1 2 3 कीजिए, थीम्स का फर्स्ट सेकंड 3 वाला पार्ट कीजिए, और ये क्लास 11th एंड 12th वाला पार्ट कीजिए। पूनम दलाल दहिया वाली बुक को आप स्किप भी कर सकते, लेकिन इन दोनों बुक्स को करना है, यानी कि तमिलनाडु वाली जो बुक है उसको तो हमें करना ही करना है। क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। शायद गुप्त डायनेस्टी के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया। फर्दर ये तो भाई हमारा हो गया भाई, है ना, ये हमारा हिस्ट्री वाला सॉर्टेड हो गया। ये रहा भाई क्वेश्चन, अब्दुल रजाक द ट्रेवलर टू विजयनगर, उसने नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट्स की बात की थी विजयनगर में, और पर्टिकुलर फ्लावर को देखा था जो कि उस जगह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो भाई किस वेराइटी ऑफ फ्लावर की बात की गई थी अब्दुल रजाक के द्वारा? आई गेस इट वाज जैस्मिन। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आप किस तरह के पूछे जा रहे। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं साइंस वाले पोर्शन। कंपेरेटिवली इजी पोर्शन है, सीडीएस के लेवल का पोर्शन है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आता है। अब देखो, इसमें हमें क्लास 8 के साथ स्टार्ट करनी पड़ती है। क्लास 8 में कंबाइंड बुक होती है साइंस की, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ। फोर्स और प्रेशर कीजिए, फ्रिक्शन कीजिए, साउंड कीजिए, लाइट कीजिए। क्लास 9th में भी भाई कंबाइंड है, इसमें आपको मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड करना है। जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सबको भी आपको करना है। क्लास 10th की बात करें, अभी भी मामला कंबाइंड ही रहता है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, इन्हीं टॉपिक्स को क्लास 11th और 12th के लेवल पे बहुत टच एंड गो वाले मेथड में करना पड़ता है। यानी कि इन्हीं टॉपिक्स को पकड़िए, क्लास 11th और 12th की बुक्स में ढूंढिए, और उनको थोड़ा 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 करके एक्सप्लेन करते हुए बस वो वाला पढ़िए। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ही लेवल का आता है। बहुत ज्यादा डीप लेवल में मत घुस जाना, नॉन साइंस वालों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इवन साइंस वाले बंदों के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जैसे कि भाई ये छोटे मोटे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल के आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं अगर आप तरीके से करें। केमिस्ट्री की बात करें, 8th क्लास में केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं है, क्लास 9th से आप इसको देखिए। केमिस्ट्री का मैटर आ जाता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये 3 चैप्टर्स आपके हो गए। क्लास 10th में आ जाते हैं 5 चैप्टर्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पॉलीमर्स वगैरह का जो कंसेप्ट आ जाता है वो भी हम क्लास 11th और 12th से करके कंटेंट में इंक्लूड करके पढ़ाते। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायो टिश्यूज, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइटोपी पॉलिन। और क्लास 10th में आपके आ जाते हैं बायो लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड बायो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके साथ साथ आपका जेनेटिक्स, और भी तो जेनेटिक्स के साथ साथ और भी कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जो कि हम क्लास 11th और 12th से पढ़ाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो यानी कि साइंस के लिए क्लास 8th, 9th और 10th की एनसीईआरटी तो रिलीजियसली करनी ही करनी है।
क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में भी सिलेक्टिव पोर्शन आपको पिक करके पढ़ना है। अभी कितना पिक करना है इसके लिए बैठे हैं हम, यानी कि डिफेंस स्टाफ, यानी कि हम आपको अपने बेस्ट में बताएंगे कि भाई कितना आपको पढ़ना है। देखो, लाइफ को मुश्किल मत बनाओ, जरूरत से ज्यादा मुश्किल मत बनाओ, है ना। मतलब कि चीजों को जितना ज्यादा आसान अपने दिमाग को फॉलो करके बना सकते हो बनाओ। यानी कि जब आपका काम जो है वो कम में हो रहा है तो ज्यादा करने का कोई सेंस नहीं बनता। नॉलेज के लिए कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको चीजें लिमिटेड वे में करनी चाहिए। स्टिक टू वन सोर्स और स्टिक टू अ फ्यू सोर्स, स्टिक टू वन टीचर, है ना। तो भाई यहाँ पर सीधा से कहने का मतलब ये है कि भाई जितना ज्यादा सिलेक्टिव पोर्शन करोगे उतना ज्यादा ही आप दूसरी चीजों के लिए टाइम दे पाओगे। जितना ज्यादा फैला फैला के चीजों को पढ़ोगे उतना ज्यादा ही आपको टाइम बाकी चीजों के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। क्वांट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आ जाती है डॉक्टर RS अग्रवाल की, सब कुछ मटेरियल इसमें दे रखा है। ठीक है। वही आपके यूजुअल टॉपिक्स आते हैं जो क्वांट वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है आपका। ठीक है। रीजनिंग के लिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक है, ये भी डॉक्टर RS अग्रवाल की है। अब इसमें अगर आपको सीडीएस वाला पोर्शन पढ़ना है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड बाकी सब कुछ, तो वो फिर आप अलग से क्या है, एक दूसरी बुक्स आती हैं RX अग्रवाल की, सीडीएस मैथमेटिक्स वाली, उन सबसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। आप लिमिटेड पोर्शन यहाँ से उठाइए और उसको कवर कर लीजिए। इसको ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में इसका कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स वाले पोर्शन पे। तो देखो भाई, करंट अफेयर्स को हम दो तरीके से कवर करते हैं। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ पेपर 1 की, पेपर 2 की बात बाद में होगी। पेपर 1 में हम अलग अलग सेक्शंस में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आपका नेशनल वाला सेक्शन आ जाता है, बहुत ज्यादा वास्ट है ये। इसमें पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी हैं। ठीक है। इसमें हमारी स्कीम्स भी आ जाती हैं, इसमें हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं, और भी बहुत सारी न्यूज़ आ जाती हैं। फिर हमारा एक पोर्शन आ जाता है डिफेंस का, ये भी कवर करना है। स्पोर्ट्स भी कवर करने हैं, इंटरनेशनल भी कवर करना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी करनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करनी है हमें। और उसके साथ साथ क्या बचा रह गया भाई, इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स भी जो है वो हमें कवर करने ही कर, ये पेपर 1 का आ जाता है। और ये सब आपको कवर आराम से मिल जाएगा डिफेंस स्टाफ की वीकली करंट अफेयर्स की मैगजीन। इससे पहले भाई हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती थी, लेकिन अब उसको वीकली करंट अफेयर्स में कर दिया है। हर वीक में 60 to 80 करंट अफेयर्स रहते हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है। आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे करंट अफेयर वाली सीरीज में ये सारे के सारे मिल जाएंगे। प्लस इनकी जो पीडीएफ्स होती हैं वो हम लोग शेयर करते हैं टेलीग्राम वाले ग्रुप, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे इनको शेयर किया जाता है। डेली रात को क्विज वीक होती है आपकी, क्विज में जनरली 10 से लेके 15 क्वेश्चंस रहते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के लेवल के बेस रहते हैं, टाइम पास वाले बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, अच्छे लेवल के होते हैं। तो भाई ये सब करने के लिए आप टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो करंट अफेयर्स भाई पहला पोर्शन तो भाई हमारा यहाँ से कवर हो जाता है। जो दूसरा पोर्शन रहता है, जो कि हमें ऐसे का कंटेंट जिससे उठाना है, रिपोर्ट का कंटेंट उठाना है, बाकी सब का कंटेंट उठाना है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझा। ठीक है। अब करंट अफेयर्स में भी क्या है कि भाई आपके काफी सारे क्वेश्चन आए थे भाई, अराउंड 25-30 आप क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें से कुछ हमारे कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन, ये नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कौन सा यूज किया जा सकता है इन वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए, ऐसे ही कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे, वो भी हमें कवर कर रहे हैं, है ना। तो वो सब हमारे इन करंट अफेयर्स की शीट्स के थ्रू कवर आराम से हो जाते। अब उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यानी कि मैक्सिमम मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ कि भाई वो ग्रुप्स में जाके पूछते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कोई बुक बता। फिर अलग अलग रैंडम नाम आते हैं, इसको कर लो उसको कर लो। यार मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, upsc.gov.in, यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाओगे। इसको फॉलो करते हुए अगर आप जाओगे तो भाई यहाँ पर हमारा आ जाता है बहुत सारी चीजें। कैलेंडर आ जाएगा आपका, एक्टिव एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं, आने वाले एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, भाई ये सेक्शन आपको मिल जाता है, ये आपके काम का। कट ऑफ मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस एग्जाम के आंसर कीज भी मिल जाएंगी, मार्क्स इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, और बाकी सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन आपको इस पे क्लिक करना है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको 2019 या उससे भी पहले के जो आपको पेपर से मिल जाएंगे। ये तो भाई हमारा 2022 का है, ये 2024 का है, ये 23 का, ये 21 का, ये 20 का है, ये सारे के सारे
जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के साथ साथ जनरल स्टडीज, एससी और कॉम्प्रिहेंशन के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लो। आपको करना कुछ नहीं है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पिक करो, उनके एक अलग क्वेश्चन बैंक बनाओ। ये मामला आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे, है ना। इजी वे तो सिंपल सा है कि भाई आप जाइए और किसी पर्टिकुलर बुक को उठाइए, उन्होंने आपके लिए अरेंज करके रखा हुआ है, सब कुछ करके रखा है, आपको सॉल्व करना। बट बिलीव मी, उससे ज्यादा मजा नहीं आएगा। उससे जो आपके अंदर एनालिसिस जो डेवलप होता है, जो ट्रेंड्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, देखो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस उठाए, पूरे अपने 125 क्वेश्चंस को देखा, आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस एक साइड रख दिए निकाल के, फिर आपने फिजिक्स के किए, फिर आपने बायो के किए, फिर आपने केमिस्ट्री के किए, फिर आपने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अलग देखे, वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी के अलग देखे, आप हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री में आपने एंशियंट के अलग देखे, मेडिवल के अलग देख रहे हैं, मॉडर्न के अलग देख रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिविजन्स में देख रहे हैं, है ना। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप एक एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहे हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे क्वेश्चन अब याद हो चुके हैं कि इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बनाया है, मैंने लेक्चर्स कवर किए। आप प्लेलिस्ट में सीएपीएफ एसी की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, सीटीएस की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, तो मैंने पिछले 5-5, 6-6 साल के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या किया, उनको सॉल्व किया। टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज उनको सॉल्व किया। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ये चीज करो। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके बाद में मैं आपसे बोलूंगा, इसके बाद में मैं बोलूंगा कि भाई सिस्टमैटिक गाइडेंस चाहिए। आप तो सीधा सीएपीएफ एसी 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। 7 महीने का बैच है, 1 जनवरी से भाई हमारा जो है स्टार्ट हो जाए। 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, 7 महीने के लिए स्टार्ट होगा। इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, मतलब आप क्लासेस लाइव भी कर सकते हो, और यही क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड भी की जाती है, और रिकॉर्ड करने के बाद आपको अवेलेबल कराई जाती है। आपने क्लास अटेंड की है तो भी आपको मिलेगी, आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो भी आपको ये क्लासेस अवेलेबल कराई जाए। ठीक है, इसके साथ साथ पेपर 1 का क्या शेड्यूल रहेगा, पेपर 2 का क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है, आपको कौन कौन पढ़ाएगा, पढ़ाऊंगा तो बेसिकली मैं और आर्यन ही पढ़ाएंगे, और कोई अलग से नहीं है। प्लस आप किस तरीके से इसमें इनरोल कर सकते हैं, इनरोल करने के लिए आपकी फीस क्या रहेगी। लाइक आप पेपर 1 में करना चाहते हैं तो इसकी फीस है मेरे ख्याल से 4999। ठीक है, और अगर आप पेपर 2 में करना चाहते हैं तो इसकी है 5999। तो ये टोटल मिला के आपका हो जाता है 11,000 के आसपास। लेकिन अगर आप दोनों के लिए कंबाइंड इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस है 9,999, यानी कि सीधा 1,000 रुपए की बचत। वैसे कंसेप्ट मैंने कुछ अजीब सा डाला हुआ है, बंदा दोनों पेपर अलग अलग या जो भी है। आप अगर कंबाइंड लेते हैं 7 महीने का बैच तो आपको 9,999 का पड़ जाएगा। इसको आप 2 पार्ट्स में पे भी कर सकते हैं। आप इसको 5,000 ईच वाला जो पार्ट है उसमें भी आप पे कर सकते हैं। वो प्रोविजन भी हम कैंडिडेट्स के लिए ला चुके हैं कि भाई जो लोग एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते वो आधा इस महीने कर दीजिए, आधा जो है वो नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर कर दीजिए, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे। ठीक है, देखो मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं आप लोगों को इस बारे में कोई मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपके कितने जो है सिलेक्शन हुई, तो भाई 0 हुए, कैसे मैं आपको बता देता। देखो सीएपीएफ एसी का जो मैंने बैच स्टार्ट किया था 2024 में, ये बैच सबसे पहले मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मेरे एक दो प्रीवियस स्टूडेंट थे सीडीएस वाले, उन्होंने बोला कि सर आप इसको स्टार्ट कीजिए, हमें सीएपीएफ एसी की गाइडेंस चाहिए। तो मैंने इसका अच्छे से एनालिसिस किया। उन्होंने मुझे 2021 में ही बोला था, लेकिन मैंने इसको अभी जाके 2024 में स्टार्ट की। ठीक है, तो 2024 में मैंने प्लान मेरा काफी पहले से बन रहा था, लेकिन ये बैच मैंने लॉन्च किया था अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ मार्च में लॉन्च किया था, और अप्रैल से हमने इस बैच को स्टार्ट कर दिया था। यानी कि रफली हमारे पास 120 दिन थे। अब इस 120 दिन में क्या होता है कि टोटल एनरोलमेंट जो है वो अराउंड 14 से लेके 16 बच्चों ने एनरोल किया था। इस 14 से लेके 16 में क्या था, आपके अराउंड 2 से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शुरुआती 1-2 हफ्ते के बाद ही क्लासेस अटेंड करना बंद कर दी थी। उनके मल्टीपल रीजंस थे, जो भी उनके रीजंस थे। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स आपके मणिपुर के थे, मणिपुर के वायलेंस के बारे में आपको पता है, वो भी सीवियरली इफेक्टेड थे, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने
इस कोर्स को लिया था फर्दर आगे के लिए। वो 2025 या 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते थे, तो उन्होंने 2024 में बैच ले लिया कि भाई हम एग्जाम जो है 2025 या 2026 में देंगे। ठीक है, ये टोटली हुए 6 बच्चे, और कोई बचते 5-6-7 बच्चे, और इन 6-7 बच्चों में एक और दो बच्चे थे उन्होंने गिव अप कर दिया बीच में ही, आपका उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि लास्ट में मेरे पास अराउंड 3 से 4 बच्चे बचे थे जो कि क्लासेस को समवॉट 80 to 90% कवर करते थे। बट इसमें भी पेपर 2 के लिए बहुत कम लोग सीरियस थे। पहली बात तो ये, पेपर 2 के लिए आपको चाहिए होता है टाइम। मेरा प्रेशर इनके ऊपर ज्यादा था कि भाई आपको पूरा टाइम देना है। पूरा टाइम शायद ये लोग अपनी फैमिली की कमिटमेंट की वजह से, दूसरे कमिटमेंट की वजह से नहीं दे पाते थे। तो भाई पेपर 2 में भी आपको करना पड़ता है बहुत ज्यादा वर्क, क्योंकि हम देते हैं बहुत ज्यादा असाइनमेंट, उनका प्रॉपर इवेल्युएशन होता है, सब कुछ होता है। तो एक या दो बंदे जो थे, रजत और रितल और प्रिया, इन लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, लेकिन इनमें से किसी का नहीं हो पाया। तो मैं जो नंबर आपको दे रहा हूँ वो रियल नंबर है कि भाई प्रीवियस बैच में से 0 सिलेक्शंस हुए थे हमारे, एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ कि भाई जिस लेवल का मैंने पढ़ाया है और जिस लेवल का मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा, मल्टीपल सिलेक्शंस आएंगे अगर बच्चे इसमें इनरोल करते हैं। प्लस वो ए से लेके जेड तक, यानी कि पूरे के पूरे 7 महीने कमिटेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, फॉलो करते हैं चीज़ों को, जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उनको कंप्लीट करते हैं, एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि भाई हर बच्चों को पर्सनलाइज्ड एक तरीके से फोकस दिया जाता है, पर्सनलाइज भाई बताया जाता है कि भाई हाँ यार तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये सब कुछ हम लोग करते ही करते हैं, है ना। हर बंदे की एक प्रोफाइल बनाई जाती है अलग से कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या है, क्या ये इस तरह के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलोअप लिया जाता है मल्टीपल चीजों को। ये आपको बड़े इंस्टीट्यूट्स में शायद मेरे ख्याल से नहीं मिल पाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर बैच में एनरोल करना है तो 8839961158 पर आप डीएम कर दीजिए अपनी डिटेल्स के साथ में। डिटेल्स मैं भी आपको शेयर कर दूंगा बैच के बारे में फर्दर, और भी जो आपको डिटेल्स चाहिए, लेकिन इस नंबर पे आपको डीएम करना पड़ेगा एनरोल करने के लिए। और अगेन जैसा मैंने बोला, बैच साइज बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, मेरे ख्याल से 25 से लेकर 30 लोगों का ही रहे। ठीक है, तो 25-30 का जितना कोटा जो पूरा होगा, उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो बंद कर दिए जाएंगे। वो शायद अगले 2 हफ्तों में भी हो सकता है, अगले 3 हफ्तों में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका कभी भी हो सकता है। तो अगर आपको बैच में एडमिशन लेना है तो आप इसको इंश्योर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 2 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि पेपर 2 के लिए क्या सोर्सेज चाहिए होते हैं, क्या बुक लिस्ट चाहिए होती है, क्या फॉर्मेट में हम चीज़ों को कवर करते हैं, वो सारा का सारा जो है मैं पेपर 2 में बताऊंगा। उसके बाद मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और पर्टिकुलर सेक्शंस जो है उनको भी धीरे धीरे करके कवर करूंगा कि ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखना है, बाकी सारी की सारी चीजें जो है जो कि आप लोगों के काम में आ जाए। ठीक है, एटीएफ वाला पेपर आप ऐसे ऑनलाइन कर सकते हो, अपने से कर सकते हो, लेकिन सीएपीएफ में एवोल्यूशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है ना। पेपर 2 की तो आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए कम टू डिफेंस स्टार्ट, आपको सारी समस्याओं के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, बस इतना ही कहना था। आई होप टू सी यू इन योर इन आवर बैच। थैंक यू ऑल।